माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 11th के फिजिक्स को लेकर के। पिछला वीडियो जो मेरा था वो डायमेंशन से रिलेटेड था, बीमा से संबंधित था। किसी भौतिक राशि की बीमा किस प्रकार होती है, कैसे उसको हम निकाल सकते हैं, ये हमने तरीका बताया था। और लगभग मोर देन 50 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमने उसमें आपको समझाया है, दिखाया है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो आप उस पूरे वीडियो को आप नोट कर लेंगे, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट वीडियो आज का जो मेरा है कि डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशन पढ़ने से फ़ायदे क्या है, क्या उसका एप्लीकेशन है हमारे लाइफ में। तो फिजिकल इक्वेशंस का जो डायमेंशन होता है उसका 3-4 एप्लीकेशन है, उसी को लेकर के आज हम आए हुए हैं। और इसलिए आज का टॉपिक्स है विमीय समीकरण का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। पहला इसका जो एप्लीकेशन है, नंबर 1 कहता है किसी भौतिक राशि की बीमा से उसका एसआई यूनिट आप निकाल सकते हैं। अगर डायमेंशन आप जानते हैं तो उस डायमेंशन की सहायता से उस फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट निकाल सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि वो किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। वेरी सिंपल। जैसे कि नंबर 1 देखिए, हमने लिखा है, डायमेंशन दिया है LT-1, लिखना है L लेंथ है, लेंथ के लिए यूनिट लिखेंगे मीटर, और टाइम सेकेंड है उसके लिखेंगे सेकेंड। तो LT-1 तो मीटर पर सेकेंड, MS-1 तो मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है? वो होता है चाहे तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, चाल या वेग उसको हम लोग कहते हैं। दूसरा डायमेंशन है देखिए LT-2, मतलब फिर L का मीटर लिखेंगे, टाइम का S लिखेंगे, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसका होता है? एक्सेलरेशन का होता है, त्वरण का होता है। थर्ड वन है MLT-1, ये मास आ गया, तो मास के लिए किलोग्राम, और LT-1 ऊपर लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मतलब मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम। ये रेखीय संवेग कहलाता है, ये उसका यूनिट हो गया। MLT-2 तो मास का आ गया फिर किलोग्राम, लेंथ का मीटर और टाइम का पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग शॉर्ट में न्यूटन कहते थे। और ये फोर्स का यूनिट है, फोर्स का डायमेंशन है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। इसलिए पहला एप्लीकेशन जो हुआ हम लोग का कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम डायमेंशन जानते हैं तो उस डायमेंशन से हम उसका एसआई यूनिट निकाल सकते हैं और फिर ये बता सकते हैं कि वो डायमेंशन या एसआई यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी का है। नेक्स्ट वन इज, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से जो चल रहे हैं हम लोग, ये सब इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल्स पर भी आता है। नेक्स्ट वन है किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना। किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, टू चेंज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो आपके पास सिस्टम कितना पढ़े? 4 पढ़ाए आपको हम, CGS, FPS, MKS और फिर SI, 4 सिस्टम पढ़े। तो यहाँ पर अधिकतर जो प्रॉब्लम्स आता है वो CGS और MKS या SI में, मतलब SI भी क्या है, MKS का मॉडिफाइड फॉर्म है। इसलिए आप कह सकते हैं कि CGS और SI में ही अधिकतर प्रॉब्लम्स आएगा आपको यहाँ से। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, जैसे आपको बताया कि पिछले क्लास में बताया था आपको इस तरह से, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5 मीटर, तो हम लोग लिख सकते थे 500 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते थे हम लोग, 5 मीटर 500 सेंटीमीटर। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ एक सिस्टम में, ये SI में है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ दूसरे सिस्टम में, CGS में है। मतलब ये N1U1 है तो ये N2U2 हो गया। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी ले लेंगे आप, 5 किलोग्राम तो 5000 ग्राम, ठीक है, इस तरह से वो चेंज कर सकते हैं। अब अगर डायमेंशन लिखेंगे तो मीटर का डायमेंशन L होगा और सेंटीमीटर का भी डायमेंशन L होगा। तो मतलब यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं N1 L1 और यहाँ पर भी लिख सकते हैं N2 L2। तो यहाँ का डायमेंशन और यहाँ का डायमेंशन सेम होगा। मतलब अगर ये मीटर स्क्वायर रहता तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होता। तो कहने मतलब है कि ये डायमेंशन के रूप में लिखेंगे तो यहाँ का डायमेंशन और यहाँ का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का जो तरीका है हम लोग उसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पर आपको बताया है। जैसे देखिए
किसी भी राशि के लिए मात्रक के रूप में ये लिखे हम लोग n1 u1 बराबर n2 u2, n1 u1 बराबर n2 u2। अगर डायमेंशन के रूप में लिखेंगे, बीमा के रूप में अगर हम लिखना चाहेंगे बीमा के रूप में, तो यहाँ पर तो सिर्फ लेंथ था। फॉर्मूला किसी क्वांटिटी का डिराइव करेंगे तो उसमें हर एक टर्म आना चाहिए। बेसिकली जो डायमेंशन में आता है MLT, मास, लेंथ और टाइम। तो यहाँ देखिए n1 को हमने n1 लिखा और यहाँ यूनिट था, अब यहाँ पर डायमेंशन लिख दिया। एक सिस्टम में है इसलिए 1 1 लगाएंगे, दूसरे सिस्टम में है तो 2 2 लगा देंगे। और डायमेंशन दोनों का, जैसे वहाँ पर लेंथ का देख रहे थे तो यहाँ पर मास M1, यहाँ मास M2, डायमेंशन दोनों का सेम रहेगा XX। लेंथ L1, यहाँ L2, डायमेंशन दोनों का सेम दिए हैं YY, डायमेंशन यू लो पावर। टाइम हो गया T1, यहाँ T2, डायमेंशन सेम दिए हैं ZZ। तो मास, लेंथ, टाइम का जो डायमेंशन है XYZ एक सिस्टम में, वही मास, लेंथ और टाइम का डायमेंशन दूसरे सिस्टम में भी उतना ही है XYZ। तो आप यहाँ चेंज कर रहे हैं किसको, संख्यात्मक मान को, न्यूमेरिकल वैल्यू को। n2 निकाल दीजिए यहाँ से, n2 अगर यहाँ रखते हैं तो ये इसके नीचे आ जाएगा, इसलिए n2 बराबर ये n1 है, n1 और m1x l1y t1z डिवाइडेड बाय m2x l2y t2z। फिर दोनों m1 m2 को एक साथ हम कर दिए, x डायमेंशन हो गया, l1 l2 को एक साथ कर दिए, y डायमेंशन हो गया, t1 t2 को एक साथ कर दिए, z डायमेंशन हो गया। तो ये आपका आ गया वर्किंग फार्मूला। इसी फार्मूले पर हम किसी चीज़ को जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे वो हम निकालेंगे यहाँ से। n2 बराबर n1 m1 बाय m2 डायमेंशन x, l1 बाय l2 डायमेंशन y, t1 बाय t2 डायमेंशन z। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पर 5 जूल के कार्य को SI से CGS में बदलना है। SI आपको बताया है कि दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS। तो इस तरह का प्रॉब्लम जहां भी आपको दिया रहेगा तो पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मेरा n1 आ जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो n1 आएगा। जिस सिस्टम में दिया हुआ है वो सिस्टम का ऊपर वाला रहेगा 1 1 1। जैसे ये आपका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 5 है तो हमने लिख दिया n1 बराबर 5। और ये SI में है तो यहाँ पर m1 L1 T1 जो होगा वो होगा SI का। तो मास का है MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये m1 मास का है तो 1 किलोग्राम, L1 लेंथ का है तो 1 मीटर, S1 टाइम का है तो 1 सेकेंड। बदलना है किसमें, CGS में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो जो मीटर था वो सेंटीमीटर बदल जाएगा, जो किलोग्राम में था वो ग्राम में आ जाएगा, और जो सेकेंड में था वो सेकेंड में आ जाएगा। इसलिए m2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड। किसका क्वांटिटी को आपको सेलेक्ट करना क्या है, वर्क। तो वर्क का आप पहले डायमेंशन लिख दीजिए, डायमेंशन लीजिए ML2 T-2। और यहाँ पर जो डायमेंशन मेरे पास है XYZ है। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पर m पर डायमेंशन x है, यहाँ पर m पर डायमेंशन 1 है, इसलिए x इक्वल टू 1। यहाँ पर l पर डायमेंशन y है, वहाँ l पर डायमेंशन 2 है, इसलिए y इक्वल टू 2। यहाँ पर t पर डायमेंशन z है, वहाँ पर t पर डायमेंशन -2 है, इसलिए z इक्वल टू -2। अब आप इस फार्मूले को यहाँ पकड़िए, फार्मूला को हमने फिर यहाँ दोबारा लिखा है, देखिए n2 बराबर n1 m1 बाय m2 x, l1 बाय l2 y, t1 बाय t2 z। अब पुट दी वैल्यू, n1 के जगह पर 5 था, 5 रखा, m1 1 kg है, 1 kg बाय 1 ग्राम, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, दोनों रख दिए। ये सेकेंड कैंसिल हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू हमको चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए मतलब यूनिट को आपको रिमूव कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। तो एलिमिनेट करने का जो भी कोई तरीका अपनाइए। हमने किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया है, 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम, ऊपर ग्राम नीचे ग्राम कैंसिल हो गया। 1 मीटर को हमने लिखा है 10⁻² सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो दिस इज 5 10⁻³ और 10⁻² का होल स्क्वायर है 10⁻⁴। तो ये हो गया 5 × 3 और 4, पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 × 10⁻⁷ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। जो 5 था, n1 जो 5 था वो n2 बदल गया 5 × 10⁻⁷। इसका मतलब है कि जूल जो है, ये जूल, तो आप इसको इस रूप में लिखे, n1 u1 बराबर n2 u2, n1 u1 बराबर n2 u2। ये n1 u1 है 5 जूल,
वर्क का एसआई मतलब जूल होता है, सीजीएस में कितना होता है, अर्ग। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 × 10⁷ अर्ग हो गया। इस तरह से जितने प्रॉब्लम्स आपको आएगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएगा उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा वो हम पहले लिखेंगे, कौन सा क्वांटिटी है उसका डायमेंशन लिख लेंगे और उस डायमेंशन की सहायता से एक्स वाई जेड का मान लिख लेंगे। किस सिस्टम में दिया रहा है, अगर सीजीएस से एसआई बदलना रहता तो ये यहाँ आता और ये यहाँ आता, फिर सब में वैल्यू पुट कर देते, सोल्व कर देते, निकल जाता है। ये था एप्लीकेशन नंबर दूसरा। एप्लीकेशन नंबर दूसरा। तीसरा एप्लीकेशन जो है वो है किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, मतलब टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। कोई फॉर्मूला अगर आपको दिया हुआ है तो वो करेक्ट है या रॉन्ग है, उसका चेक आप डायमेंशन के प्रोसेस से कर सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रिंसिपल का अप्लाई किया जाएगा जिसका हम लोग यूज करेंगे। तो नंबर 1 है समांगता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, कोई समीकरण अगर आपके पास है तो उस समीकरण में जितने टर्म है, उस समीकरण में जितने टर्म है उस प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये समांगता का समीकरण कहलाता है। इसके लिए समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। इसके लिए समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिया है s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो इसमें देखिए 3 टर्म है, मतलब एक LHS में है और राइट साइड में RHS में 2 टर्म है, एक ut है और एक हाफ at² है। तो इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जितना डायमेंशन x का हो s का होगा उतना ही डायमेंशन ut का होना चाहिए, उतना ही डायमेंशन at² का होना चाहिए। अगर ऐसा होता है देन द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो देखिए s का डायमेंशन यहाँ निकाले हम लोग। s क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को l से लिखते हैं, डायमेंशन l हो गया। ut मतलब u हो गया वेलोसिटी और t हो गया टाइम। आप पढ़े हैं s बराबर ut प्लस हाफ at² प्लस 9th में। तो u हो गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन लिखे हम लोग lt-1, देखिए यहाँ पर lt-1, और t का डायमेंशन t लिखा हम लोग। तो t-1 + 1 0, t-1 + 1 0 मतलब lt0, और 0 का मतलब 1 होता है, इसलिए इसका भी डायमेंशन l के बराबर हो गया। तो s का जितना डायमेंशन l हुआ था ut का भी डायमेंशन l के ही बराबर है। थर्ड वन है हाफ at²। हाफ at², तो आप जानते हैं, आपको शुरू में बताया कि किसका किसका डायमेंशन नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर लिखे थे प्योर नंबर, शुद्ध संख्या की कोई बीमा नहीं होती है, इसलिए हाफ का कोई बीमा होगा नहीं। ए क्या है, ए है त्वरण, एक्सेलरेशन। तो त्वरण का लिखेंगे तो त्वरण का डायमेंशन क्या होता है lt-2, और टाइम का t2 हो गया यहाँ से। फिर यहाँ पर अगर दोनों का लिख देंगे तो l हो गया और t-2 + 2, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, तो ये l के बराबर हो गया। इसका मतलब है s का भी डायमेंशन l हुआ, ut का भी डायमेंशन l हुआ, और हाफ at² का भी डायमेंशन l हुआ, इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट हो गया इक्वेशन। अब नेक्स्ट है एक और प्रिंसिपल इसका है कि LHS की बीमा RHS की बीमा अगर बराबर होती है तो वो भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। LHS की बीमा और RHS की बीमा अगर बराबर है किसी फॉर्मूले में तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर दिया है, देखिए t = 2π√L/g एक फॉर्मूला है, ये सरल लोलक सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखिए t है क्या, LHS में क्या है t, LHS में t है, t इज टाइम, तो टाइम का डायमेंशन t होगा, कैपिटल T। और RHS में है, RHS में आपका 2π√L/g। फिर देखिए 2π कांस्टेंट है आपका, 2 प्योर नंबर है, पाई आपको शुरू में बताए थे वहां पर कि विच वन हैज नो डायमेंशन, तो 2π डायमेंशन लेस हो गया, L का लेंथ हो गया, और G आपको बताए थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। डायमेंशन का जो हमने मोर देन 50 क्वांटिटी का जो डायमेंशन लिखा है उसमें आप देखेंगे G का भी गुरुत्वीय त्वरण, उसका भी डायमेंशन है lt-2। तो L कैंसिल हो गया, t-2 ऊपर ले जाएंगे, t+2 हो गया, ये t² का डायमेंशन t के बराबर हो गया। तो देखिए LHS का डायमेंशन t है, RHS का डायमेंशन भी t है, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन एक चीज आप यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए हम ये इक्वेशन लिखते हैं कि s बराबर ut प्लस हाफ at² लिखा हुआ है,
लेकिन कोई अगर इस तरह से कहीं इक्वेशन आपको मिल जाता है कि s बराबर ut प्लस 1/1680 तो ये क्या होगा, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट होगा कि नहीं होगा? ये भी डायमेंशनली करेक्ट होगा। इसका भी डायमेंशन आपको l आएगा, इसका भी डायमेंशन l आएगा, 1/16 का तो होगा ही नहीं, इसका भी डायमेंशन l आएगा, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? बट इट इज ए रॉन्ग इक्वेशन। फॉर्मूला जो पढ़ते हैं हाफ AT स्क्वायर पढ़ते हैं, 1/16 AT स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं। दिस मीन्स ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी रॉन्ग। एक विमीय रूप से सत्य समीकरण असत्य हो सकता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी रॉन्ग। एक विमीय रूप में जो समीकरण सत्य है, एक विमीय सत्य समीकरण, विमीय सत्य समीकरण असत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। यहीं पर देखिए 2 पाई की जगह पर 4 पाई लिख दिया रहेगा, π/2 लिखेंगे तब भी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसका है, वो है यहाँ पे हम बता रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 4, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। टू इस्टेब्लिश रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर आप अगर आपको क्वांटिटी मालूम है तो आप उसके बीच एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या कैसा फॉर्मूला आएगा, आप उसके बीच में संबंध निकाल के बता सकते हैं कि इस तरह का फॉर्मूला आना चाहिए। तो उसके लिए जो हम प्रिंसिपल यूज करेंगे वो यहाँ पर है समघातता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ पावर्स। ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी इक्वेशन करेक्ट होने के लिए दोनों साइड और LHS और RHS एप्लीकेशन नंबर 4 दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी सहायता से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं अगर क्वांटिटी मालूम हो किसके किसके बीच हमको रिलेशन निकालना है। तो विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके लिए जो हम प्रिंसिपल यूज करेंगे वो है समघातता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ पावर्स। ये क्या कहता है? समीकरण सत्य होने के लिए दोनों ओर के समान राशियों की बीमा समान होनी चाहिए। LHS और RHS आएगा तो LHS में भी अगर मास है और RHS में भी अगर मास है तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसलिए समीकरण कोई इक्वेशन अगर करेक्ट होगा तो उसके लिए दोनों ओर का जो सेम राशि है, समान राशि है, उसकी बीमा समान होनी चाहिए। अब एक तो हम उदाहरण यहाँ देते हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड। हम लोग जिस ये एयर में हम लोग आपस में बातचीत करते हैं हवा में, गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग का फॉर्मूला क्या होता है वो हम निकालना चाहते हैं। तो किस पर डिपेंड करता है? ये वेलोसिटी ऑफ साउंड जिस मीडियम से जा रहा है उसका प्रेशर और उसके डेंसिटी पर निर्भर करता है। तो हमने यहाँ दिया, देखिए ध्वनि का वेग भी गैसीय माध्यम में इसके दाब, प्रेशर P और घनत्व D, डेंसिटी पर निर्भर करता है। तो इसके बीच संबंध स्थापित कीजिए, आप फॉर्मूला निकालिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द गैसियस मीडियम। तो कैसे है हमको पता नहीं है, कौन डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर और डेंसिटी पर निर्भर कर रहा है। तो प्रेशर को हमने P लिख दिया और डेंसिटी को D लिख दिया। डायमेंशन उसका हम अपने मन से मान लेंगे कि वेलोसिटी प्रेशर के स्क्वायर के समानुपाती होता है या रूट के समानुपाती होता है या क्यूब के समानुपाती होता है, हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग x और y लिख दिए। अब आपका काम हो गया सिर्फ x और y का मान निकालना। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो आप यहाँ एक कांस्टेंट दिए b = k px dy, और आप जानते हैं किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का ये डायमेंशन हमारे पास जो है वो नहीं होता है, इसलिए ये दिस इज नो डायमेंशन। अब दोनों तरफ का डायमेंशन लिखेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन आपको बताए थे LT-1। अब इसमें मास लेना चाहेंगे तो m0 LT-1 लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है दोनों तरफ की बीमा लिखने पर m0 LT-1। प्रेशर का आपको बताए थे mL-1 T-2 पावर x रहेगा। डेंसिटी का डायमेंशन आप देख लेंगे, डायमेंशन जो बताया मोर देन 50, उसमें से डेंसिटी का हो गया मास mL-3, y है तो y लिख दिए। ये m0 LT-1, अब ये x सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, mx
L माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, टी माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, y भी इस पर चला जाएगा, एम वाई एल माइनस 3y। तो यहाँ पर हो गया एम जीरो एल टी माइनस 1। यहाँ पर मास देखिए दो जगह है, एम एक्स है और एल वाई है। पावर क्या होता है? ऐड होता है, इसलिए पावर जब जुड़ जाएगा तो एक्स प्लस वाई। एल पर यहाँ देखिए माइनस एक्स है माइनस 3y है, पावर जुटेगा माइनस एक्स माइनस 3y। टी पर है माइनस 2x, तो वहाँ पर हो गया आपका माइनस 2x। अब आपको जो बताए थे वहाँ पे, यहाँ समघातता का सिद्धांत देखिए क्या कहता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे समघातता के सिद्धांत, समघातता के सिद्धांत वो क्या कह रहा है देखिए, दोनों तरफ अगर सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी है तो डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ देखिए मास यहाँ पर है एम जीरो और यहाँ पर है एक्स प्लस वाई, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इधर का डायमेंशन बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर एल पर देखिए माइनस एक्स माइनस 3y, यहाँ पे 1 है, माइनस एक्स माइनस 3y, यहाँ पे 1 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे टी पर देखिए माइनस 2x और यहाँ माइनस 1 है, यहाँ पर है माइनस 2x और यहाँ पर है माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसको सोल्व करते हैं हम, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x बराबर आ गया आपका हाफ। यह जो इक्वेशन 1 में, इसमें x और y का मान निकालना है आपको। x हम निकाल दिए, y का मान निकालना है। इक्वेशन 2 में चलते हैं, समीकरण 2 से चलते हैं। देखिए समीकरण 2 से अगर चलते हैं तो आपको लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 1। एक्स के जगह पर हाफ आया, यहाँ y इक्वल टू 1, इसलिए y इक्वल टू माइनस हाफ हो गया आपका। x और y का वैल्यू निकल गया। अब आप चले इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में आइए। देखिए समीकरण 1 से अगर आते हैं तो v इक्वल टू के पी एक्स डी वाई, ये k हो गया p के पावर हाफ और d के पावर माइनस हाफ। इसको आप लिख सकते हैं k p के पावर हाफ, और इसको नीचे ले आइए d के पावर हाफ। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से k अंडर रूट p बाय d। ये फॉर्मूला आपको डिराइव हुआ यहाँ से। अब आप बता सकते हैं कि वेलोसिटी जो है अंडर रूट प्रेशर होता है और वेलोसिटी जो होता है अंडर रूट डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला आप डिराइव कर दिए इसके हिसाब से, इसलिए दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके द्वारा हम विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। लास्ट में डायमेंशन से आता है कि डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या उसका सीमाएं हैं जहां पर ये काम नहीं कर सकता है। तो वो जो सीमाएं हैं, विमीय विश्लेषण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जैसे हम लोग कोई इक्वेशन लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर जैसे लिखे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने ये लिखा, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर हम या फिर यहाँ पर लिखे इस तरह से, इसके पहले देखें t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो 2 पाई तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो हम इस इक्वेशन या फॉर्मूले में आने वाला जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उसको हम डायमेंशन के द्वारा निकाल के नहीं दिखा सकते। इसलिए पहला इसी में इसका है, किसी समीकरण या सूत्र में एक विमाहीन राशि का हम पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है कि जैसे आप देखें तो वहाँ पर कि कोणीय वेग का जो हम लोग डायमेंशन निकाले थे वो आया था t-1, और फिर फ्रीक्वेंसी था, आवृत्ति, इसका भी जो डायमेंशन निकाला था वो था t-1। लेकिन ये जो सेम क्वांटिटी का सेम डायमेंशन है दो अलग अलग क्वांटिटी का, तो उसके बीच भी हम अंतर नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ लिख रहा है दूसरा एप्लीकेशन, एक सी बीमा है दोनों का, एक सी बीमा की दो राशियों में हम अंतर इस डायमेंशनल प्रोसेस के द्वारा नहीं बता सकते। नेक्स्ट इसका लिमिटेशंस है, अभी तो जितना फॉर्मूला देखे उसमें था एम एल टी थीटा या के, मतलब मास, लेंथ, टाइम, और फिर आप क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर, केल्विन, ये सब। अगर कोई इक्वेशन इससे ज़्यादा राशि पर डिपेंड करता है तो उसके बीच भी हम संबंध स्थापित आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहता है यदि कोई भौतिक राशि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर के अतिरिक्त अन्य राशि पर निर्भर करती है तो उनके बीच हम संबंध स्थापित आसानी से नहीं कर सकते हैं। फिर
है, नेक्स्ट है कि यदि कोई राशि योग या अंतर के रूप में है, जैसे v बराबर u माइनस जी टी, अगर इसमें आपको कहा जाए कि फॉर्मूला निकालिए, v u g और t के बीच फॉर्मूला निकालिए, तो आप नहीं निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी यदि कोई राशि योग या अंतर के रूप में है, मतलब प्लस में हो या माइनस में हो, तो फिर उनके बीच हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ डायमेंशनल इक्वेशंस का लिमिटेशंस है जो हमको ये बताता है कि ये सब काम डायमेंशनल विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो ये जो यूनिट और डायमेंशन का वीडियो था, आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा, और ताकि आपके जो दोस्त हैं उनके बीच इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो नहीं देहात में है, जो दूर दराज में है, ताकि वो वहाँ से पढ़ करके और अच्छा नंबर यूनिट और डायमेंशन में ला सकते हैं। हम आपकी सेवा में हमेशा जुड़े रहेंगे। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका आएगा, उसको लेकर के हम आएंगे, यूनिट और डायमेंशन से क्या क्या मेन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। चलिए, थैंक यू।